Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म एंड ये मैं आपको बेसिक टू एडवांस करवा रही हूँ एंड 2026 बोर्ड्स में आपको बहुत हेल्प करेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट एनसीईआरटी बेस्ड. तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब जब हम पूरे इकोनॉमी की स्टडी करते हैं एज अ होल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी. ठीक है, जैसे कि टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब पूरे लेवल पे जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो डिफरेंस देख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है. माइक्रो क्या होता है, स्टडी करता है इंडिविजुअल, और मैक्रो क्या होता है, स्टडी करता है होल यूनिट. ठीक है, माइक्रो जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है प्राइस ऑफ से सिंगल प्रोडक्ट की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, इन्फ्लेशन की. ठीक है, जो इंडिविजुअल जहाँ पे भी आ गया वो क्या होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एग्रीगेट जहाँ पे भी आ गया वो हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हम पढ़ते क्यों है, क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स है. सबसे पहला है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, पीपल जो है जो वर्क करना चाहते हैं बट उनको वर्क नहीं मिलती. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, जनरल जो प्राइस है लेवल का वो बहुत ज़्यादा हाई है. इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. ठीक है, ठीक है, बैलेंस करना हमको बीओपी में. इंक्रीज़ है हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी, और जो कंट्री के इम्पोर्ट है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट से. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट. जो नेशनल इनकम होती है वो रेफर करती है टोटल इनकम अर्न बाय ऑल द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन ईयर. तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम. इंपॉर्टेंट नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, जीडीपी हो गया, जीएनपी, जीडीपी. ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. जो गुड्स हमारे पूरे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनते हैं पूरे एक साल में, उसको हम बोलते हैं जीडीपी. जीएनपी क्या होता है कि जीडीपी प्लस कर देंगे हम एनएफआईए. एनएफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फीफा माइनस फीटा. ठीक है, ये होता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला. ठीक है, तो ये सारे हम फॉर्मूले सारे हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे. जैसे कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एनएनपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है नेशनल इनकम का एनएनपी एट एफसी. ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, शिप्स, एयरक्राफ्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है. डोमेस्टिक टेरिटरी का बेसिक मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ने एडमिनिस्टर करवाओ, जहाँ पे पीपल गुड्स और कैपिटल जो होता है वो मूव करते हैं फ्रीली. ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, शिप्स, एयरक्राफ्ट, एम्बेसीज, प्रोडक्शन यूनिट. ठीक है, जैसे और क्या क्या एक्सक्लूड होते हैं, फॉरेन एम्बेसी. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं वो. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है, एक्सप्लेन करते हैं कैसे इनकम और एक्सपेंडिचर मूव करता है बिटवीन हाउस होल्ड और फर्म में. जैसे कि आपने वो पढ़ा होगा, वो टेबल क्या था हमारा, जो हम आप इसका डायग्राम बनाते थे, ये फर्म होता था, ये हमारा क्या होता था, हाउस होल्ड. जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या देता था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. बदले में फर्म क्या देता था, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. ठीक है, फिर हाउस होल्ड फर्म को क्या देता था, फर्म हाउस होल्ड को क्या देता था, गुड्स एंड सर्विसेज, और बदले में हाउस होल्ड क्या देता था हमें, हमारे फर्म को कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर. ठीक है, इसमें बस यही सब एक्सप्लेन करा हुआ है. अब हम देखते हैं कि नेशनल इनकम कैसे निकालें. सबसे पहला होता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. नेशनल इनकम क्या होती है, सम ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द सेक्टर्स. और इसकी क्या क्या प्रिकॉशन होते हैं कि हमें अवॉइड करता है डबल काउंटिंग. इनकम मेथड क्या होता है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू सम फैक्टर ऑफ फैक्टर इनकम. इसके अंदर क्या आता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम. ठीक है, और रॉयल्टी भी आता है, भी इसमें ऐड कर लीजिएगा. एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, जीडीपी या टेम्पी निकालते हैं हम इससे. CIG और S माइनस एस होता है, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी क्या होती है हमारी, जो मेजर करते हैं करंट प्राइसेस, यानी कि P1 Q1, प्राइस ऑफ द करंट ईयर और क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर. रियल जीडीपी क्या होती है, प्राइस ऑफ द बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर. और बहुत बार क्वेश्चन आया कि रियल जीडीपी जो है वो बेटर क्यों है नॉमिनल जीडीपी से, क्योंकि वो इफेक्ट जो है हमारे इन्फ्लेशन का इफेक्ट उसको वो रिमूव कर देती है. जीडीपी डिफलेटर का फॉर्मूला याद कर सकते हैं, नॉर्मल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100. ये हम किस लिए मेजर करते हैं, इन्फ्लेशन चेक करने के लिए इकोनॉमी में. ठीक है, फाइनली हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म. अब हम बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग की. मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए. अब जो मनी के फंक्शन है वो दो फंक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी.
सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन में देखते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी यूज़ होती है बाय कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज की। इसमें एक बार्टर सिस्टम आप और ऐड कर सकते हैं, अगर बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। जब हम सीसी इकोनॉमी में यूज़ करते हैं वो होता है बार्टर एक्सचेंज, यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करने के लिए। और बार्टर सिस्टम में 4 प्रॉब्लम थी, क्या कहती है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और लैक ऑफ कॉमन मेजर। और जो मनी ने इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू में क्या होगा कि हम मेजर कर सकते हैं, मतलब एक कॉमन डिनोमिनेशन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। और सेकेंडरी फंक्शन में क्या होता है कि स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, इसको हम बोलते हैं एसेट फंक्शन ऑफ मनी। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड मतलब डिलेड पेमेंट, जो मनी है वो यूज़ होती है फ्यूचर पेमेंट्स के लिए, जैसे कि लोन्स हो गया। डिमांड फॉर मनी क्या होती है? मनी किस लिए चाहिए होती है? ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, मतलब डेली पर्पस के लिए, इमरजेंसी के लिए, और स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए, यानी कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है अगर हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होगा तो। मनी सप्लाई क्या होता है? टोटल मनी जो अवेलेबल है इकॉनमी में। M1 मनी को हम क्या बोलते हैं? नैरो मनी। CC प्लस DD प्लस OD, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक या RBI। और कमर्शियल बैंक या बेसिक एसेट कर सकते हैं। इसकी क्या क्या फंक्शन है? हम करते हैं एक्सेप्ट लोन, प्रोवाइड लोन, एक्सेप्ट डिपॉजिट, प्रोवाइड लोन, क्रिएट क्रेडिट, ठीक है, वैसे तो डिलीटेड है बट फिर भी जर्नल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? जब बैंक जो है मल्टीपल क्रेडिट बना सकते हैं इकॉनमी में एक सिंगल डिपॉजिट से। सेंट्रल बैंक क्या होता है? ये सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके क्या क्या फंक्शन है? इशू ऑफ करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक में 3 टाइप के वो परफॉर्म करते थे। एक तो था पहले हमारा एजेंट, दूसरा था हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक सेकेंड, एडवाइज़र, ठीक है, एक हमारा एजेंट था, एक हमारा एडवाइज़र था, एक हमारा बैंकर टू दी गवर्नमेंट था, ठीक है। तो आप इसमें याद कर सकते हैं कि एडवाइज़र, एजेंट और बैंक से, ठीक है। एजेंट में क्या था हमारा कि वो मैनेज करता था पब्लिक डेट, और बैंकर टू द गवर्नमेंट में क्या था कि वो मतलब इनेबल करता था कि वो कर सके, जो हमारा बैंक है वो इनेबल करता था गवर्नमेंट को कि वो एक्सेप्ट करे डिपॉजिट और कोई भी लोन्स, ठीक है। एंड एजेंट में था हमारा कि वो मैनेज करता था पब्लिक डेट्स। बैंकर्स बैंक हो गया हमारा, बैंक टू द गवर्नमेंट हो गया, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट हो गया हमारा, ठीक है, वो क्रेडिट को कंट्रोल करता था, क्रिएट करता था कंट्रोल मेथड, जैसे कि क्वालिटेटिव टू इंक्रीज़ करता बैंक रेट, जब हमारा कुछ भी बहुत ज़्यादा हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। रेपो रेट हो गया, ठीक है। मैं आपको बैंक रेट का मतलब समझा देती हूँ। जब जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो जो हमारे सेंट्रल बैंक को जब हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को लोन देते फॉर द शॉर्ट पीरियड होता है तो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। अब जब लॉन्ग पीरियड होता है तो उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। CRR हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, SLR हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब कि ऐसी ऑपरेशन जहाँ पे गवर्नमेंट बाई करता है, सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्वालिटेटिव टूल्स यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सॉल्यूशन, जब मतलब गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल बैंक है हमारी, वो एडवाइस करती है कमर्शियल बैंक को कि हमें लोन देना है या नहीं देना, तो उसको हम बोलते हैं मॉरल सॉल्यूशन। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब जैसे क्रेडिट राशनिंग के थ्रू हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। यूनिट 4 में हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। ये जो थ्योरी है वो किसने दी थी? JM कीन्स ने दी थी, जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी थी। ये एक्सप्लेन करती है कैसे नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करते हैं इकॉनमी में। वो डिमांड के ऊपर बेस है, मतलब कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, एंड अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई हमारी कम होगी। जो केन्स ने उन्होंने बोला था कि जो लेवल ऑफ इनकम है वो डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड पे। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन पीरियड ऑफ टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C+I। C यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और I मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारा AD हाई होगा उतनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन हाई होगी और उतना ही एम्प्लॉयमेंट हमारी हाई होगी। AS क्या होता है? AS होता है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म इन एन इकॉनमी। शॉर्ट रन में AS किस पे डिपेंड करता है? लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तब होती है जब AD किसके इक्वल होता है? AS के। इस पॉइंट पे जो हमारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो हमारे किसके इक्वल होता है? प्लान्ड आउटपुट पे, यानी कि इकॉनमी स्टेबल होती है। जो जब AD बढ़ती है तो हमारी इनकम भी बढ़ती है, जब AD कम होती है तो हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी हमारी बढ़ जाती है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल रिलेशन बिटवीन होते हैं कंजम्पशन और इनकम में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C = A + B बार, यानी कि आप कंजम्पशन का ऐसे कर सकते हैं, कंजम्पशन फंक्शन C बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन, प्लस B यानी कि MPC, और यहाँ पे Y हो जाएगा हमारा इनकम, ठीक है। और तो इसमें सच कुछ भी नहीं है। MPC का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, MPC = ΔC/ΔY।
ये होता है हमारा MPC का, और MPS का फॉर्मूला वही होगी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। मल्टीप्लाई इफेक्ट क्या होता है, और हाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे वैल्यू है ओके आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई, बट मैं आपको बताती हूँ के की जो मिनिमम वैल्यू यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है हमारी, ठीक है। और MPS की वैल्यू क्या होती है, MPC की वैल्यू 0 to 1 मिलाया करती है। मल्टीप्लाई इफेक्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई क्या होता है, जब हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है ड्यू टू इंक्रीज़ इन इनकम। और मल्टीप्लाई का क्या क्या फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC, और एक होता है के का फॉर्मूला 1/MPS, और के का जो है हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है MPC के साथ। जैसे कि अगर हमारा MPC बढ़ेगा तो हमारा जो के है के भी बढ़ेगा, MPC हमारा कम होगा तो के भी हमारा कम होगा, ठीक है। अब यही हम बात करते हैं MPS के साथ, अगर MPS हमारा बढ़ा तो के हमारा कम होगा, मतलब इन्वर्स रिलेशन है, और यही हमारा MPS जो है वो कम होगा तो के हमारा बढ़ेगा। डन। अब हम बात करते हैं एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड तब होता है जब हमारा AD ज़्यादा होता है AS से। इसका क्या क्या इफेक्ट होता है कि हमारा इन्फ्लेशन होता है, राइज इन प्राइस है, क्या क्या इफेक्ट्स होता है, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जब हम इंक्रीज़ कर देंगे टैक्स, रिड्यूस कर देंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज़ कर देंगे इंटरेस्ट रेट, डेफिशिएंट डिमांड की बात करते हैं। अब हम डेफिशिएंट डिमांड कब होती है, जब जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से। इससे क्या क्या इफेक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्लो डाउन। इसको ठीक कैसे करें, जब हम जो है स्पेंड ज़्यादा करें, मतलब देखो सपोज़ करो कि डिमांड बहुत ज़्यादा कम है तो हम जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करेंगे, टैक्स को हम कम करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हम कम करेंगे, ताकि जो हमारी डिमांड है वो सही से आ जाए, इक्विलिब्रियम पर आ जाए। यूनिट 5 की बात करते हैं, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट बजट है वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्या वो रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये शो करते हैं कैसे जो गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करता है मनी और स्पेंड करता है डेवलपमेंट के लिए। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में। और रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, यानी यहाँ पे इसको ये बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जब टैक्स जो है वो रिच पीपल पर लगाया जाता है, पुअर पीपल पे नहीं लगाया जाता, उनके लिए पुअर के लिए वेलफेयर स्कीम्स करते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, डिफ्लेशन को। एम्प्लॉयमेंट, जब हम अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं बजट रिसिप्ट्स के लिए क्या होता है, और एक और रह गया गेस, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, जब हम रिसोर्सेज के ऊपर रीएलोकेट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं बजट रिसिप्ट की बात करते हैं। बजट रिसिप्ट में 2 टाइप की रिसिप्ट आती है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। जो होता है कि रिवेन्यू रिसिप्ट है वो नीदर डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी, ठीक है। तो आप इसको ना एक टेबल से याद कर सकते हैं, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट बजट है उसमें 2 टाइप की होती है, ठीक है, बजट रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट। इसमें 2 टाइप की होती है, एक हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और एक सेकेंड, ठीक है, और ये होता है हमारा बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो रिवेन्यू होता है वो हमारा नॉन रिकरिंग का होता है, तो NN से याद कर सकते हैं। CR क्रिएट्स रिड्यूस, ठीक है, NN ईदर और इसमें भी ईदर और, ठीक है, ईदर और CR और यहाँ पे भी CR, ठीक है। तो अब इसमें देख सकते हैं नीदर क्रिएट लाला आला, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नीदर क्रिएट्स लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट्स। और कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होता है, ईदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट्स। बजट एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जहाँ नीदर क्रिएट्स एसेट नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी, ईदर क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूसेस लायबिलिटी। तो इसके बहुत अच्छे ये मेमोनिका पे याद कर सकते हैं, जैसे कि टैक्स, फीस, ठीक है। तो इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में भी 2 टाइप के आते हैं, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है, फीस, फाइन, इंटरेस्ट, इनकम, ठीक है, और ये होता है हमारा टैक्स, क्या होता है हमारा टैक्स होता है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। इनकम हो गया टैक्स, ठीक है, GST, कॉर्पोरेट, नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे कि हो गया हमारा फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जो मैंने आपको अभी जो शॉर्ट ट्रिक बताई वो आप उससे याद कर सकते हैं। बोरिंग हो गया, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। अब बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर,
ठीक है। डेली फंक्शन जैसे कि सैलरी, सब्सिडीज़, जिसमें नीदर आता है, ठीक है, नीदर क्रिएट एनी एसेट्स नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी, ठीक है। तो आप इसकी बेसिक एग्जांपल याद कर सकते हैं, और तो इसमें कुछ नहीं आई गेस। और डेफिसिट जो होता है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, रिवेन्यू, फिजिकल और प्राइमरी डेफिसिट। रिवेन्यू मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, तो मतलब जो गवर्नमेंट है वो रिकवर नहीं कर सकता लोन अपने रिवेन्यू से, तो उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसिप्ट की अगर माइनस करके, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रिसिप्ट हम माइनस कर देंगे तो उससे फिजिकल डेफिसिट आएगा। और फिजिकल डेफिसिट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि फिजिकल डेफिसिट का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा बोरिंग्स। अगर हमको टोटल बोरिंग्स दे रखे तो वो हमारी फिजिकल डेफिसिट के इक्वल होगी। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब हम बात करते हैं बीओपी की। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो रिकॉर्ड होता है सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। अब बीओपी का कंपोनेंट क्या होता है, करंट होता है और एक हमारा कैपिटल होता है। करंट अकाउंट क्या करता है, रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज और इनकम, जैसे कि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, टूरिज्म, बैंकिंग सर्विसेज, रेमिटेंसेज, ठीक है। अगर इंपोर्ट्स हमारा ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से तो इसका क्या मतलब है कि करंट अकाउंट जो है हमारा वो डेफिसिट में है। कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या रिकॉर्ड करता है, कैपिटल ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टमेंट, ये इंक्लूड करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन्स, बैंकिंग, कैपिटल। अगर जो फॉरेन कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में तो हमारे कैपिटल का क्या होता है, कैपिटल का इन्फ्लो होता है, मतलब पैसा आता है। और बीओपी सरप्लस कब होता है, जब टोटल इन्फ्लो ज़्यादा है टोटल आउटफ्लो से, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जब कंट्री है अर्न करती है मोर फॉरेन एक्सचेंज। बीओपी डेफिसिट कब होता है, जब आउटफ्लो हमारा, जब डेफिसिट कब होगा, जब हमको हमारे पास कमी होगी किसी चीज़ की, जब हमारा बहुत ज़्यादा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है इनफ्लो से, तो इसको हम बोलते हैं बीओपी डेफिसिट। इसका मतलब जो कंट्री है वो स्पेंड करती है मोर ऑन फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जब प्राइस एक कंट्री का इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्री जो है वो हमारा फ्लक्चुएट होता है, जैसे कि एक यूएस डॉलर जो है वो 83 का है इंडियन करेंसी में, ठीक है, तो वो फ्लक्चुएट हो जाता है। एक्सचेंज रेट जो कितने टाइप के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, ठीक है। फिक्स में यानी कि गवर्नमेंट करता है फिक्स, ठीक है। फ्लेक्सिबल यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट एंड सप्लाई, फोर्सेज ऑफ मार्केट एंड सप्लाई, ठीक है। अब मैं आपको सुपर फास्ट बोर्ड रिवीजन के लिए आपको बता देती हूँ, जैसे कि नेशनल इनकम है वो टोटल इनकम है अदर कंट्री, मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एडी यानी एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, इक्विलिब्रियम का होता है जब एडी इक्वल्स टू एस होगा। अगर जैसे न्यूमेरिकल में आपको दे रहा हो कि ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, तो आपको करना है वाई इज इक्वल्स टू सी, ठीक है, सी मतलब कंजम्पशन फंक्शन, मल्टीप्लाई 1/1 माइनस एमपीसी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बजट क्या होता है, गवर्नमेंट इनकम और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बीओपी क्या करता है, रिकॉर्ड करता है सारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो हमारा जो सुपर वन शॉट इकोनॉमिक्स का जो वन शॉट है वो हमारा ख़त्म हो चुका है पूरी। इसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको सब कुछ बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर लेना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय।